वीडियो का थंबनेल पढ़ने के बाद जो एक्साइटमेंट हुआ है, जो उत्साह आया है, जो एनर्जी फील हो रही है, खुशी महसूस हो रही है, आप जब इस वीडियो को खत्म करने वाले होंगे, तब तक आपका एक्साइटमेंट 4 गुना हो चुका होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी इतनी ही सही है और इतनी सच्ची है। आपको यहाँ ये समझने को मिलेगा कि कितना ज़रूरी होता है इन केसेस से बाहर निकलना, मगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना आसान है इन केसेस से बाहर निकलना, सिर्फ उलझे हुए थे गलत ख़्यालों में, गलत सलाहों में। आपको जितनी बुरी तरह से इस केस में फंसाया गया है, साजिश लगेगी अब आपको ये वीडियो देखने के बाद। ज़ीरो लगने लगेगा आपको दहेज का केस। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही मैंने आज इस पूरे कंटेंट को तैयार किया है। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको थोड़ी-सी नॉलेज मिलते ही आप तुरंत इस केस को सॉल्व करने में जुट जाएँगे। ये इस वीडियो के साथ अपने मन में वादा कर लीजिए। हाँ, आप इस वक़्त जो वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए दोस्तों कोशिश करते हैं आपको एजुकेटेड करने की। और एजुकेशन में क्या देते हैं हम आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जितने भी हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, उन कोर्सेज के अंदर आपके केसेस को ध्यान में रखकर ही इंडिविजुअली आपके लिए ही ये कोर्स डिजाइन किया जाता है, यानी आपके केस के हिसाब से डिजाइन होता है। आपको बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, कोर्ट से लेकर पुलिस कचहरी, जहां भी आपको जरूरत पड़ती है, मैं और मेरी टीम आपको हमेशा मदद करते रहते हैं लाइव। जरूरत यह है कि आपको उसके साथ-साथ नॉलेज देने से आप बहुत एनहांसमेंट लेके आ जाते हैं। आप अपने वकील के साथ इस केस को लड़ रहे हैं या आपकी चॉइस है कि खुद लड़ना चाहते हैं, दोनों ही सूरत में आप बहुत मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनके अंदर हमारे जो कोर्स होल्डर्स हैं, उन्होंने अपने बीच में चलते कोर्स के अंदर इंटरव्यूज़ दिए हैं। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो अब अपने केसेस से या तो बाहर आ चुके हैं या फिर काफ़ी केसेस अपने खत्म करा चुके हैं। काफ़ी लोगों ने तो अपने दम पे ही केसेस खत्म किए। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले लीजिए और जॉइन कर लीजिए। आप कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद आपसे बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल सैफ, लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, दहेज वर्ड जो है, उसको देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है। जिसने दिया है वो खुद अपराधी है, जिसने लिया है वो अपराधी है ही। मगर अगर एक पार्टी ही ये कहती है कि हमने दहेज दिया और इन्होंने मांगा, तो इससे तय नहीं होता है कि आपने जरूर मांगा होगा, यानी कि पति ने जरूर मांगा होगा, ऐसा तय नहीं होता। पति ने नहीं मांगा होगा, फिर भी उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप ही तो लगाया जा रहा है, सबूत थोड़े दिया है। और इसको पुलिस मान लेती है। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस मान कैसे लेती है? पुलिस के पास तो हक ही नहीं है मानने का। जी, आप बात समझ पा रहे हैं कि पुलिस के पास हक नहीं है मानने का। पुलिस को कोई राइट नहीं है इस तरह के केसेस के अंदर डील करने का। पुलिस के पास ये राइट कभी था ही नहीं। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से नहीं था। और खास तौर से जब से दहेज प्रतिशत अधिनियम आ गया 1961 का, उसके बाद तो ये राइट पूरी तरह से पुलिस के पास से वॉश आउट हो गया। फिर भी उसके बाद भी इस कानून को बाईपास करके पुलिस आप पर बकायदा एफआईआर में डीपी 3 के एक्साइज करती है, आपके खिलाफ लगाती है। उसमें पत्नी ने कोई सबूत दिए हों चाहे ना दिए हों, पर फिर भी आपके खिलाफ डीपी 3 डीपी 4 लगा देती है। मजे की बात यह है कि 99% केसेस के अंदर 3 और 4 दोनों की धारा लगा दी जाती है, जबकि 3 देने की है, यानी लड़की पक्ष की बात हुई। उसके बावजूद पुलिस लड़की को नोटिस नहीं देती है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी मैं बताने वाला हूं, उसको भी समझने के लिए ये बात समझनी जरूरी है, इसलिए पहले इसको समझ लीजिए, फिर आगे वो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि कैसे नहीं लगा सकती पुलिस। दूसरी चीज, अगर सेक्शन 4 लगाया तो आपको तो नोटिस दे देती है, पर डीपी 3 के अंदर कभी भी लड़की वालों को नोटिस नहीं दिया जाता। खास तौर से 41 का भी नोटिस देना पड़ेगा और बकायदा उनसे सीआरपीसी के सेक्शन 91 में बकायदा ये चीज मांगनी पड़ेगी कि आपने ये जो सब कुछ हमें दिया है, स्त्री धन की लिस्ट और ये सब, इसका वजूद क्या है, इसकी डिटेल क्या है। अब यहां पर आपको पता है कि ये लिस्ट हमेशा उसी दिन बनती है जिस दिन थाने में कार्रवाई शुरू करवाई जाती है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे नहीं है। इसके अलावा पुलिस को उसका सोर्स ऑफ इनकम भी समझना पड़ेगा। जितने सामान दहेज खर्चे की बात कर रही है पत्नी, उसको समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं साबित कर पा रही है,
तो पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहली बात तो पुलिस की यहाँ पर इस तरह की वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यानी वो पहली बात तो इस तरह की कोई चीज मांगेगी ही नहीं। इवन वो दहेज के किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, उसके पास कोई राइट नहीं है। दहेज पुलिस का केस नहीं है। यानी कि दहेज को पुलिस डायरेक्ट डील नहीं करेगी जब तक कि एक विशेष रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती एक विशेष अधिकारी द्वारा। जी हाँ, जाकर पढ़िए दहेज प्रतिशत अधिनियम की धारा यानी सेक्शन 8B। 8B क्लियर कट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को राइट है कि एक व्यक्ति जिसको पुलिस के सारे अधिकार दिए जा सकते हैं, वो डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर बनेगा, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी बनेगा। और उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको बकायदा इस चीज की नॉलेज दी जाएगी कि इन सब चीजों से डील कैसे किया जाएगा। और वही पुलिस की तरह सेक्शन 91 सीआरपीसी की प्रैक्टिस कर सकता है लड़की वालों के खिलाफ कि भाई हमें सबूत तो दीजिए कि आप जो चीज यहां पर बता रहे हैं कि इतना सामान दिया गया, ये सब कुछ है, आप उसकी सारी डिटेल लाके दीजिए। और जब तक आप वो डिटेल लाकर नहीं देंगे तब तक आपका दहेज का कोई केस मैं रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। यानी कि पुलिस के पास ये केस डायरेक्ट नहीं जा सकता है। ये पहले यहीं पर रुकेगा। 490 की बात नहीं कर रहा हूं, मिक्स मत कर लीजिएगा। 490 दहेज का केस नहीं होता, वो डिमांड और क्रूअल्टी का केस है। डिमांड किसी भी चीज की जा सकती है, क्रूअल्टी किसी भी चीज के लिए की जा सकती है जो डिमांड से रिलेटेड है। फिलहाल यहां पर सिर्फ बात हो रही है दहेज दिया गया, लिया गया, मांगा गया, नहीं मांगा गया, सिर्फ ये। ठीक है, तो दहेज प्रतिशत अधिनियम की खिचड़ी 490 के साथ मत पकाइएगा। इसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, यानी पिछले हफ्ते ही, उसको जाके देख लीजिएगा, समझाया था। और इससे पहले भी मैं दहेज प्रतिशत अधिनियम की इतनी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि इस तरह से आपके साथ पुलिस गलत करती है। 8B में यह भी कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस तरह के अधिकारों के लिए एक विशेष रिपोर्ट बनाने का अधिकार भी देती है। यानी कि डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर ही की सिफारिश पे ये केस लगाया जा सकता है। और डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर हमेशा सेक्शन 2 जो है, जो कि लिस्ट की बात करता है, उसके अंदर बकायदा ये चीज उल्लेखित करेगा कि ये लिस्ट कब बनी थी। ये लिस्ट हमेशा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जब आपने शादी को रजिस्टर्ड कराया था उसके वक्त रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नहीं रजिस्टर्ड है तो कम से कम ये उस दिन की तस्दीक करती हो कि उस दिन पति का भी उस पर साइन होना चाहिए। यानी पत्नी के अकेले स्त्री धन की लिस्ट पे साइन कर देने से और उसको बकायदा कोर्ट में पेश कर देने से स्थापित नहीं होता है कि कोई स्त्री धन की लिस्ट एग्जिस्ट करती है। वहां पर पति के घर वालों को भी जरूरी है कि वहां साइन किया जाए अगर पत्नी चाहती हो। और पति भी पत्नी के घर वालों से साइन करा सकता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। और उसके 1 या 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ही ये सब चीजें होनी चाहिए। यानी शादी होने के 3 महीने के अंदर अंदर ये सब चीज हो जानी चाहिए कि लिस्ट बन के सामान की, और उसके ऊपर गवाहों के हस्ताक्षर हो जाने चाहिए पति पत्नी समेत। अगर वो बिना पति के साइन की भी लिस्ट है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए आपको थाने में जबरदस्ती साइन करा लिया गया है, तो आप बकायदा थाने में की गई हर कार्रवाई का खिलाफत कर सकते हैं बिना किसी सबूत। आप सीधा कह सकते हैं कोर्ट में कि साहब मुझसे जबरदस्ती साइन कराए थे। ऐसी कोई लिस्ट हमारे बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर आईओ ने इसमें जांच की है, यानी कि एसएचओ और आईओ दोनों पार्टी बनेंगे। इवन आप एसपी को भी पार्टी बना सकते हैं इसके अंदर, और ये अलग से एक केस चलाया जाएगा पुलिस के खिलाफ आप चाहें तो, या फिर क्वैशिंग में जाकर इसी आधार पर पूरे केस को खारिज करा सकते हैं। यानी कि आईओ और एसएचओ के ऑर्डर से आईओ ने ये सब कुछ किया है, और इसलिए एसएचओ भी वहां पार्टी बनेगा क्योंकि उसके पास 490 डे का केस दर्ज करने का अधिकार था। 323 वैसे भी 490 डे के साथ नहीं लगता, फिर भी जबरदस्ती थोप देते हैं। यानी कि बाकी सब केसेस वो लगा सकता था, पर डीपी 3-4 को प्रैक्टिस करने का राइट उसको स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। ये उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये उसके राइट्स के अंदर नहीं है। यानी जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार का मतलब उसकी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर नहीं है, डीपीओ नहीं है। इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए। आयोग कभी भी डीपीओ नहीं बन सकता है। डीपीओ के जितने भी अधिकार हैं उनको प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ये विशेष प्रशिक्षित अधिकारी होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी के बाद, यानी कि प्रशिक्षण के बाद ही आकर प्रैक्टिस कर सकता है। आप चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इस बात के लिए पार्टी बना सकते हैं कि आपने वहां पर मेरी एफआईआर के वक्त पहले डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की रिपोर्ट को बकायदा तामील करने का यहां पर मुझे राइट क्यों नहीं दिया गया। उसके बाद ही तय होगा कि मैंने
या मेरी फैमिली ने कभी इस तरह की कार्रवाई की। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सब चीजें हैं, इन सब चीजों को आप कभी भी लोअर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं, एसपी को भी डाल सकते हैं, कोर्ट में भी कह सकते हैं, ये सब हमारे साथ हुआ। फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं किया जाता है, तो फिर आप पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और बकायदा पुलिस को पार्टी बनाकर, अब पुलिस में एसपी से लेकर एसएचओ और आईओ तक सबको पार्टी बनाकर, और स्टेट को भी पार्टी बनाकर, यानी राज्य सरकार को भी पार्टी बनाकर आप इसके अंदर बकायदा केस लड़ सकते हैं। और इसके रिजल्ट की उम्मीद क्या करते हैं आप? 4 साल, 8 साल, 5 साल, 2 से 6 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है इसके अंदर। ज़्यादा लंबा चलने वाला केस नहीं है। प्राइमा फेसी वैल्यू पर पुलिस का फॉल्ट है, जुरिसडिक्शन नहीं है उनका, और अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उन्होंने ये कार्रवाई की है। बार-बार 8B को पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि सेक्शन 8B आपको कितना प्रोटेक्टेड करता है। यानी आयोग ने आपसे ज्यादती की है, कोर्ट ने भी अगर गलत केस दिया है, तो कोर्ट भी इसके अंदर संज्ञान लेने का राइट नहीं रखता।